724. That's the number of billionaires that America has. That means 1.8 out of every million person is a billionaire. तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया में भी है 177 टोटल बिलियनियर्स एंड 0.1 बिलियनियर पर मिलियन पर्सन. बट इसका क्या मतलब हुआ? हम बिलियनियर कभी नहीं बन सकते? टेक्निकली नहीं, आप भी बन सकते हो बिलियनियर, क्यों नहीं बन सकते? तो चलो देखते हैं इस वीडियो. चलो ठीक है, इसी का आंसर देते हैं फिर हम. एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही आज हम बात करते हैं. इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही ये एपिसोड रखते हैं. तो ये हुआ क्यों और ये गलती किसी की थी? ये मैंने माइंडसेट पे पॉडकास्ट बनाया, मैंने टाइम के बारे में पॉडकास्ट बनाया है कि भाई टाइम इतना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक टीनेज की लाइफ में. पर ये क्यों किया? तो सबसे पहले बताऊं यार, ये गलती थी. ये गलती आपके ग्रैंड पेरेंट्स से हुई थी. मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से हुई नहीं थी, एक अनजाने में हालात के ऊपर जो निर्भर मिस्टेक हुई थी. बिकॉज ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं इनकी एक जनरेशन्स होती हैं. जैसे एक 1945 से 1965 इंडिपेंडेंट जनरेशन्स और जो बेबी बूमर्स हम कहते हैं. फिर एक आते हैं 1965 से आती है 1979 जिसे हम बोलते हैं जनरेशन एक्स, जिसमें काफ़ी लोगों के पेरेंट्स आ जाते हैं. अगर उसमें नहीं आते तो फिर वो आते हैं जनरेशन वाई में, जो कि होते हैं 1979 से लेकर 1995 तक. फिर एक आते हैं जनरेशन जी, जिसमें हम हैं, जो बॉर्न होते हैं 1995 से 2010 में. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा जनरेशन गैप है. इस जनरेशन गैप में कितनी सारी चीज़ें हुई थी जिस करके ये सिनेरियो बना. और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, उनको जब एक इंडिया मिला तो वो एक बहुत ही पुअर स्टेट था. उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास इतने ज़्यादा कॉलोनीज़ नहीं थी कि वो एक टाइप का अपना सामान बेच सके. एंड उनके पास रिस्क टेकिंग थोड़ा सा कम एटीट्यूड था और उनको था इकोनॉमी बढ़ानी थी. उनको अपना पैसा अपने पास रखना था. इस करके तो हमारे पास भी अभी रिस्क टेकिंग वाला जो फैक्टर है वो अभी तक नहीं आ पाया. वही ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स और पेरेंट्स से हमारे में ट्रांसफ़र होता है. बट अभी हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ओपन है. हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इसीलिए ओपन है बिकॉज हम थोड़े अवेयर है, या हम सोशल मीडिया से, या हम इंटरनेट से, या हम टेक्नोलॉजी से, हम कहीं ना कहीं से तो ज़रूर अवेयर है. वो भी थोड़े से अवेयर बने थे जब लिबरलाइजेशन आई, जब बाहर की नई कंपनीज़ आई, जब बाहर के नए बंदे आए, जब बाहर की मतलब इंडिया की कंपनीज़ बाहर की, इंडिया की कंपनीज़ थोड़ी सी बढ़िया प्रेजेंट होने लगी. तो ये हुआ था क्योंकि उस टाइम मेन गोल जो था वो लोगों का फैमिली स्टेबिलिटी था. जो फैमिली स्टेबिलिटी थी, पैसा था, वो उनको अपने पास चाहिए था. और वो सिर्फ थोड़ी जॉब से आता था. दैट वाज इंजीनियरिंग, लॉ, अकाउंट्स, मेडिकल या फिर गवर्नमेंट जॉब्स. यही इसी चीज़ों से तो स्टेबिलिटी मिलती थी और किसी चीज़ से ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी. बट ये हुआ क्यों था जो हम ये अभी बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे पास भी कोई आता है तो हमें भी यही बोलते हैं, इंजीनियरिंग ले लो, लॉ ले लो, अकाउंट्स ले लो, मेडिकल ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो. बट अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा मैं आगे चल के, जो हर एक इंजीनियर से रिलेटेबल या ट्रू होगी. ये एक एजुकेशन वाले बंदे से ट्रू होगी. बट वॉट मेड दिस हैपन? ये हुआ क्यों था? ये जो गलती हुई थी, ये प्रॉब्लम हुई थी, ये हुई थी सोशली इंजीनियर्ड सोसाइटी की वजह से. जो सोशली इंजीनियर्ड सोसाइटी थी वो थोड़ी मुग़ल के टाइम पे भी, एजुकेशन जो हम कहते हैं ना, वो थोड़ी सी मुग़ल के टाइम पे भी थी. पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना उसको मैसिव ग्रोथ मिली. क्योंकि सोशली इंजीनियर्ड सोसाइटी का मतलब होता था कि आप जहाँ पे हो आप बढ़िया हो, आप अगर बेकार हो तो आप बेकार ही सही हो, आप ज़्यादा अच्छी तरह फ्लरिश नहीं कर सकते. क्योंकि उस टाइम यही सोच उन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के अंदर डालनी थी. क्योंकि उन्होंने अपनी टेरिटरीज बिल्ड करनी थी. उनको चाहिए थे स्लेव्स. उनको कभी भी टॉप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स नहीं चाहिए थे. उनको चाहिए थे अपने स्लेव्स. और ताकि उनको चाहिए थे कि हम जॉब सीकर बने और जॉब क्रिएटर ना बने. हम सिर्फ ऑर्डर्स पे काम करें, कब हम अपने दिमाग से कभी भी ना सोचें. और वही काम करें जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, वही काम करें जो उनके बॉस या उनके जो मेन अथॉरिटीज़ हैं वही बताएं. पर जब ये इंडियंस को फ्री इंडिया मिला तो ये कुछ चेंज नहीं कर पाए. देयर वाज नो चेंज. क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इसलिए वो एकदम से कुछ भी चेंज कर ही नहीं पाए. देयर वाज कोई टाइम ही नहीं मिला उनको. बट अभी जो सिनेरियो चेंज हुआ है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अभी भी थोड़ा हमें सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू थोड़ी अवेयरनेस है. बट उस टाइम और अभी भी एक चीज़ कॉमन है जिसे कहते हैं रोट लर्निंग.
जिसे हम कहते हैं रट्टा लगाना, वो उस टाइम प्रेजेंट होता था क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको लाए थे। ब्रिटिशर्स वो हमारे करके नहीं लाए थे, वो उनके पास ऑलरेडी था, ताकि हम जब बड़ी बड़ी क्लासेस में पहुँचे तो हम सिर्फ एक वर्कर बने, हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी हमारी ज़ीरो हो जाए और हम हमेशा हमेशा दुखी रहे और हम अपना दिमाग लगाने की एबिलिटी को खो दें। चलो एक आपके सामने एक आ रहा है एक इमेज जो कि है एक टाइप का स्कूल मॉडल। ये न्यू स्कूल मॉडल है, मतलब जो अभी भी चल रहा है। आप एक तरफ देख सकते हो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में टीचर्स हैं जो कि एक बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ पे पास आउट होते हैं वहाँ बैचेस है। ये एक टाइप का फैक्ट्री मॉडल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पैक कर रहे हैं और आगे भेज दे रहे हैं, पैक कर रहे हैं आगे भेज दे रहे हैं। और यही एक टाइप की रोट लर्निंग में भी था कि कई बारी ब्रिटिशर्स आपका भी रिवॉर्ड खा जाए, आपके पैसे भी खा सकते। बट जब वो लोग छोड़ के गए तो कोई चेंज नहीं कर पाए, सेम टू सेम रहा। तो चलो आज एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था। तो ये दो बच्चों की कहानी थी, मतलब मेन कैरेक्टर उसका राहुल है, उसका एक फ्रेंड है जो एक साइड कैरेक्टर आप कह सकते हो। तो वो है उसके एक 6 या 8 बर्थडे पे उसके फादर ने, मतलब बहुत छोटी एज में उसके फादर ने उसको एक पीसी कंप्यूटर ला के दे दिया, जिससे वो बहुत खुश हुआ था। उसको लगा ये मेरे को क्या ही चीज़ मिल गई, क्योंकि उसके फ्रेंड्स में उसको सबसे पहले यही चीज़ मिली। तो उसको कई बार वीडियोस देखने में, कभी मूवी स्ट्रीमिंग के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करता था, मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए। बट बाद में उसको एक रियलाइज़ हुआ कि इससे काफ़ी नई चीज़ें बन सकती है, काफ़ी नई कोडिंग कर सकते हो, काफ़ी नई चीज़ें बना सकते हो, सच एज ऐप बना सकते हो, मतलब आप काफ़ी डिफरेंट क्रिएटिव थिंग्स कर सकते हो। तो वो मतलब लग पड़ा, वो दिन रात काम करता रहा, दिन रात वो मतलब चीज़ें बनाता रहा, क्योंकि उसकी एक्चुअली क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी थी। इसलिए उसके स्कूल्स के थ्रू या अपने इंडिविजुअल वो कंपटीशन जाता था, उसके सीनियर्स उसको आते थे, वो उनकी हेल्प करता था। और जब भी कॉम्पिटिशन में जाता था ही वुड गेट द फर्स्ट प्राइज़, कोई भी कंपटीशन हो। बट जब 8th या 9th में आया तो उसके थोड़ा मार्क्स डिक्रीज़ करने लगे साइंस और मैथ्स में, क्योंकि वो साइंस मैथ्स को छोड़ के कंप्यूटर कोडिंग करता था। बाद में ये हुआ कि उसके 76% आए क्लास 10th में, जिस करके उसकी लाइफ टोटल चेंज हो गई। उसको अपना सारी चीज़ें साइड रख के, मतलब सारे कंप्यूटर्स गैजेट्स साइड पे रख के उसको अपनी बुक्स हाथ में लेनी पड़ी, बिकॉज कि उसके पेरेंट्स के ऊपर उसके थ्रू बहुत प्रेशर था। और एक थोड़ी सी रियलिटी पे स्टोरी है। और यहाँ पे फिर उस बच्चे के उसमें दिमाग पे ऐसा असर पड़ा कि उसको कुछ और सूझे नहीं, उसकी थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग ही कम होने लगी। और फिर उसके मदर फादर्स ने 2-3 लाख रुपए मतलब किसी तरह एडजस्ट करके उसको क्लासेस भेजा, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भेजा, जहाँ पे वो ताकि जेईई का एग्ज़ाम दे सके। बट वो इतना अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि वो थी वॉज इन वीक इन लिटिल बिट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे उसने लाखों खर्च किए, 10-15 लाख खर्च किए उसके फादर मदर ने उसके पढ़ाई पे। उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली, बट उसको प्यार था कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, तो वो उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पर्टिकुलर्ली वीक था केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, और उसको इसलिए उसका इंटरेस्ट भी नहीं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बट उसने किसी तरह फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर पे आया, उसने किसी तरह अपने पूरे किए। बट 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम में एक तरह उसकी फेल हुआ और वो ही अटेम्प्टेड सुसाइड, क्योंकि उसको लगता था कि वो पढ़ाई के लिए नहीं बना, उसकी पढ़ाई के बोझ पे वो दब गया। उसको लगता था कि वो खुशी फैलाने के लिए आया, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग ज़ीरो हो गई। ही गॉट एडिक्टेड टू बट मच थिंग्स। और ये काफ़ी सारे इंजीनियर्स इस बात पे एग्री करते होंगे। इसने सिर्फ सुसाइड कमिट किया था, और बट बाद में फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा रिकवर हुआ, बट उसका जो ब्रेन था वो ज़ीरो क्रिएटिविटी पे आ गया था, उसको कोई क्रिएटिविटीनेस नहीं थी। वो किसी जॉब में जाता था, उसका बॉस स्कोल्ड करता था कि भैया तूने मेरे हिसाब से काम कर। तो अब ये सब अमन दत्तर वाला फिजिक्स वाला के रेफरेंस में कैसे आया, जिस करके आप यहाँ पे थंबनेल और टाइटल देख के आए हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू इसी चीज़ के आए हो। तो जो ये क्लासेस टाइप और या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो उनकी ये होता था कि वो आपसे 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करेंगे फॉर 2 years। और कभी कभी तो कई इंस्टीट्यूट तो गारंटी भी दे देते हैं, जी आपके यहाँ पे हो जाएगा। और बट ये उनकी मार्कशीट्स होती थी, आप देख सकते हो, क्योंकि ये होती थी उनकी सिंबोलिज्म
कि भैया हमारे इसमें इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ के गए। और अब काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जैसे अनअकैडमी, बायजूस, ये एलन का मैंने पीछे एग्जांपल दिया, क्योंकि ये हुआ क्यों, ये होता क्यों है। तो बायजूस का ही आपके सामने एग्जांपल है कि दैट इज़ बायजूस इज़ अ मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जो कि 11वें नंबर पे वर्ल्ड पे और फर्स्ट है इंडिया में। मतलब ये तो एक एग्जांपल है, बट बाकी सारे इन सभी इंस्टीट्यूट्स के अगर आप रिज़ल्ट देखो तो ये रिज़ल्ट्स होते हैं उनके। रिज़ल्ट के एक ये पैम्फलेट है, इसमें कितने ही बंदे आते हैं। जो न्यूज़पेपर्स में इतनी बड़ी फ़ोटोज़ होती हैं जिसमें कितने बंदे होते हैं, 9, 10, 15, 20, 100, 1000। बट यहाँ पे जो उनके टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड है उसमें से आप देखो ना, यही तो एक टाइप का एक ब्रेन वॉश हो जाता है टोटल पेरेंट्स का। तो आपके सामने अभी आया बायजूस का, वो उसके 15 मिलियन स्टूडेंट्स पास आउट कर चुके हैं और 9 लाख अभी तक पेइंग सब्सक्राइबर्स है। तो कितने ज़्यादा ही उसके पेइंग सब्सक्राइबर्स है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ एलन की, तो उसमें 79,000 एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब कितने ही ज़्यादा है। और ये आकाश की है जिसके अंदर 250 प्लस सेंटर्स है, और ये उसकी लिस्ट है। उसमें से देखो इतने कम बच्चों में से, और उसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चा है। तो ये इंस्टीट्यूट्स एंड अन अकेडमी का भी आप सामने देख लो, 18,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड एजुकेटर्स एंड 3.5 लाख से ज़्यादा पेइंग सब्सक्राइबर्स। तो मतलब मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में आप बुरा नहीं बोल रहा, आई हैव नो राइट कि मतलब मैं ऐसा कुछ बोलूँ, बट मैं थोड़े से रियलिटी सामने ला रहा हूँ। मैं थोड़ी सी एक विजन आपके सामने एक लेके आ रहा हूँ, बिकॉज यही एक सिनेरियो होता है। बट एज़ कम्पेयर टू अदर एजुकेटर्स जो यूट्यूब पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब यूट्यूब पे इसलिए बिकॉज दे आर मोस्टली अर्निंग देयर रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब, तो वो एक रियलिटी बन रही है नई, क्योंकि उन्हें पता है कि काफ़ी लोगों के सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, काफ़ी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते देने के, इसलिए उन्होंने ये एक टाइप का मोटिव लिया हुआ है। और कभी कभी उनको भी ये लगता है कि यार इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। रोट लर्निंग जो रट्टाफिकेशन होती है वो नहीं होने चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि एक मोस्टली होता है। आप लोग जॉब के लिए जाओ, बहुत अच्छी जॉब लगे, मैं आपके सामने दो एक एग्जांपल रखता हूँ। एक है ऑन द योर लेफ्ट हैंड साइड, एक है आपकी राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज़ मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, बट थोड़ा सा ये इसके मार्क्स कम है, मतलब इसके पास स्किल बहुत है बट मार्क्स कम है। और दूसरी साइड पे वो थोड़ा सा राइट साइड पे थोड़ा कम प्रेजेंटेबल है बट उसके मार्क्स बहुत है। ही मतलब उसने IITs मतलब क्लियर करके रखा हुआ है, उसने मतलब इतने अच्छे मार्क्स हैं, बट उसके पास स्किल इतना ज़्यादा नहीं है उसके पास। हाँ ठीक है, थोड़ी लर्निंग है, बट जो आज की इंडियन रियलिटी है उसमें ये है कि राइट वाला हो जाएगा सिलेक्ट और लेफ़्ट वाला हो जाएगा रिजेक्टेड, बिकॉज उसके पास वो मार्कशीट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो रैंक 1 होते थे वो उनके रैंकर्स होते थे, और रैंक 2 से 10 होते थे वो उनके बैंकर्स होते थे। यही एक रियलिटी होती थी। बट ये अभी थोड़ा सा चेंज होने लग गया, बट थोड़े से अभी मतलब, बट हाँ अभी जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक वाइट हैट जूनियर एक ऐप है जिसमें मतलब लोगों को एक कोडिंग बताना सिखा रहा है, जिसको छोटे बच्चों को टारगेट किया। इतने एडवर्टाइजिंग आ गए कि भैया छोटे बच्चों के लिए भी एक मतलब एक ऐप्स आने स्टार्ट हो गई कि भैया कुछ कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसी बात हुई कि यार कोई बंदा आगे जाके कॉलेजेस के अंदर जाके कोडिंग ना सीख के बच्चे के टाइम पे ही वो एकदम से ही एकदम बड़ी ऐप्स बना सके, उसके बाद मतलब अपने ही आइडियाज़ पे आ सके। बट जो ये थिंकिंग है सिनेरियो चेंज, हमें पेरेंट्स के मन में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं यार कि यार इसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन वही तो कह रहे हैं कि यार देख लो यार आपकी मर्जी है। तो इसी करके तो यार काफ़ी चीज़ों के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। यार प्रोज हर एक चीज़ के होते हैं, कॉन्स हर एक चीज़। यार प्रोज यार ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के भी कितने प्रोज है कि यार वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, आपसे पैसा काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, वो इनका एक कॉन है। बट यहाँ फ्री एजुकेटर्स जो होते हैं जैसे यहाँ पे हैं, उनके भी तो प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज ये है कि यार वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, फ्री के लिए पढ़ाते हैं, वो मेन ये होता है। बट यहाँ पे एक और इनका कौन आ जाता है कि अगर ये ऐसे स्टार्ट कर देंगे, बट वहाँ पे तो फिर जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है वहाँ के टीचर्स की तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, वहाँ के भी तो टीचर्स की मतलब सैलरीज हाफ हो जाएंगी अगर मान लो वहाँ पे अगर कुछ चेंज आता है। तो ये यार ऐसे ही चलता है।
और यहाँ पे यार मैं किसी को भी यहाँ पे डीफेम करने के लिए नहीं कर रहा, यहाँ किसी भी चीज़ का ना कोई स्पॉन्सरशिप है, मतलब स्पॉन्सरशिप क्या ही मिलेगी, बट यार मेरे अपने पॉइंट्स है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को मैं हार्म, किसी भी सोसाइटी या किसी भी बंदे को मैं हार्म करना नहीं चाहता, और किसी बंदे को भी ये नहीं कह रहा कि भैया अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दो, मत छोड़ना। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स मोस्ट ऑफ यू आई थिंक सो देखते होंगे, बट जहाँ पे क्रिकेट के लिए यहाँ कितना क्रेज़ है, कितने फ़ैन बेस है, बाकी स्पोर्ट्स के लिए इतना फ़ैन बेस नहीं है। जो ये आपके सामने आया है अभी रैंक्स का, जो कि है ओलंपिक रैंक्स। वन पे है यूएसए विद 23 मेडल, दैट मीन्स 2523 मेडल्स। उसके बाद आते हैं चाइना, रैंक 7 विथ 547 मेडल्स, और रैंक इंडिया की तो पता भी नहीं, और 28 मेडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी टाइम पे पढ़ाई की तरफ हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स की तरफ हो जाते हैं। अगर किसी बच्चा एक आर्चरी के अंदर या फिर कोई बच्चा शूटिंग के अंदर अच्छा है, तो उसको बोलते हैं भैया तो ये छोड़, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, बिकॉज इसमें करियर नहीं है। उसको इंस्टीट्यूट्स में डालते हैं, वो पढ़ाई पे फोकस करता है। बट आज थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्योंकि उनको पता लग गया कि अभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। ये चेंज हुआ था अक्टूबर 4, 1957 को, जब रशिया ने स्पुतनिक अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया। उस टाइम यूएसए ने अपने डोर्स खोले कि भैया काफ़ी लोग आओ यहाँ पे, हमारे लिए चीज़ें बनाओ, हमारे लिए हमारे टेक्नोलॉजी को आगे करो। हमारे डॉक्टर्स काफ़ी लोग गए, हमारे इंजीनियर्स काफ़ी गए, और उसमें से कई रिस्क टेकर्स भी थे। मतलब जो आपके सामने आ रहे ये उस टाइम गए नहीं थे, बट दीज आर द रिस्क टेकर्स जो इंडिया से फ्लू करके गए, जो बाहर गए। इंडियंस को यार यहाँ पे बोला जाता है कि काफ़ी लोग इंडियंस के बाहर चले जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़िया फ्यूचर्स नहीं है। तो मतलब स्पेशली पंजाबीज को भी कहते ही थे कि भैया वो बाहर चले जाते। क्यों? क्योंकि बिकॉज उन्हें थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा पता है, क्योंकि इंडिया इतनी मैसिव पॉपुलेशन है, और इसमें इंडिया की कितनी बड़ी मार्केट है, कितना ज़्यादा पैसा इवॉल्व हो रहा है, लोगों के हाथ में अब थोड़ा पैसा आ रहा है खर्चने को। और इसमें जो मैं एंड करना चाहूँगा वो मैं करूँगा 8 टाइप की इंटेलिजेंस से, क्योंकि लोगों के पास 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, जो कि होती है स्कूल के बियॉन्ड, जो स्कूल के बाहर आपकी काम आती है। अगर आप इसमें नहीं अच्छे हो तो आप एकदम सक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले होती है लॉजिकल या मैथमेटिकल, जिसमें मतलब अगर आपके पास लॉजिकल थिंकिंग है, अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हो, तो आप इंजीनियरिंग या कोडिंग या कॉर्पोरेट जॉब टाइप में भी आप कर सकते हो, मतलब एक्सेल कर सकते हो, जिसमें आप जॉब्स ले सकते हो। अगर आपको इंटरपर्सनल जो मतलब होता है एक पर्सनल टच दे सकते हो, अगर आप लोगों के इमोशंस को देख सकते हो तो आपको बिजनेस है। आप लोगों के माइंड्स के साथ देख सकते हो, पैसा थोड़ा कर सकते हो, तो ये आप बिजनेसमैन करते हो। एक होता है विजुअल इंटेलिजेंस, ताकि आप जैसे ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन कर सकते हो, आप बिल्डिंग्स को इमेजिन कर सकते हो, तो आप बन सकते हो आर्किटेक्चर, आप बन सकते हो प्रोडक्ट डिज़ाइन। चौथा होता है म्यूज़िकल, आप म्यूज़िक के बारे में जानते हो, आप म्यूज़िक बहुत अच्छा प्ले करते हो, तो आप म्यूज़िक कंपोज़र वो बन सकते हो। एक होता है बॉडी, जो फिटनेस के लिए होता है, तो आप जिम ट्रेनर टाइप या आर्मी में जा सकते हो, स्पोर्ट्स बेस्ट थिंग होती है। और एक होती है वर्बल इंटेलिजेंस, जिसपे आप सोशल मीडिया राइटर या कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। जिसमें एक होती है जिसमें होती है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें आपके कोई माइंड के साथ आपके बारे में बता सके, जो आपका हेल्थ कोच बन सके, जो आपके माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर सके, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी ला सके। एक होती है जो नेचर के बारे में, अगर आप नेचर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो, नेचर से प्यार है, तो आप नेचुरल फोटोग्राफर भी बन सकते हो, बट बाद में आप बायोलॉजिस्ट टाइप भी लोग बन सकते हो। तो अपने हिसाब से चूज़ करो, अपने हिसाब से मेन 20 लिस्ट डाउन करो, उसमें से टॉप 5 लो, रेस्ट को हमेशा लाइफ के लिए भूल जाओ। कभी भी बैड मार्क्स आपका फ्यूचर कभी भी डिसाइड नहीं करेगी, वो आपकी डिसाइड करेगी आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी माइंडसेट वाली वीडियो देखनी है, माइंडसेट कैसे आपने चेंज करना है, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आपने मेरे को टाइम मैनेजमेंट या टाइम क्यों टीनेज की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। सो दैट्स इज इट फॉर टुडेज ब्रेकआउट फ्राइडे एपिसोड। ये एक मैंने नई चीज़ ट्राई की है। आप अगर कोई कॉमेंट में बताना चाहे कि कैसा लगा, तो आप मेरे को बता भी सकते हो। एंड यहाँ पे ये 1 in a month और 1 in a 2 month एपिसोड है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम टॉपिक पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। यू आर वॉचिंग एक्स फैक्टर कीरत। माय नेम इज़ कीरत रेकी, साइनिंग आउट।